दिल्ली धमाके का आका जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर है। अब तक की जांच और आतंकियों से मिल रहे सुराग सीधे मसूद अजहर तक पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान के पीओजेके के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक ने भी माना कि पाकिस्तान के टेररिस्ट ने लाल किले के पास धमाका किया, लेकिन जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली धमाका जैश के लिए आखिरी फिदायन हमला नहीं है। जैश फिदायन आतंकियों की पूरी फौज तैयार कर रहा है, खासतौर पर लेडी ब्रिगेड महिला आतंकियों की। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद जैश की उसी महिला ब्रिगेड की भारत की हेड थी। जैश सरगना मसूद अजहर महिला फिदायन बनाने के लिए न सिर्फ ऑनलाइन कोर्स चला रहा है, बल्कि डिजिटल हवाला के जरिए फंड भी जुटा रहा है। दिल्ली में लाल किले के पास धमाके की जांच में डॉक्टर शाहीन सईद और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा। जैश ए मोहम्मद की भारत के खिलाफ खतरनाक साजिश में दो बातें निकलकर सामने आई। पहली, पाक आतंकी संगठन जैश के सरगना मसूद अजहर महिला आतंकियों की ब्रिगेड तैयार कर रहा है। दूसरी, मसूद अजहर डॉक्टर समेत उच्च शिक्षित युवाओं को आतंकी बना रहा है। दिल्ली में धमाका और फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक जमा करने में अल फला यूनिवर्सिटी की गाइड डॉक्टर शाहीन सईद और दिल्ली में आत्मघाती धमाका करने वाला डॉक्टर उमर नबी, यही दो मॉड्यूल हैं जिन्हें जैश ए मोहम्मद भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तैयार कर रहा है। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंकियों की नई नई साजिशें सामने आ रही हैं। जांच एजेंसियों को अब जो पता चला है वो और भी खतरनाक है। आत्मघाती हमले की प्लानिंग इसी साल की गई थी। दिल्ली में लाल किले के पास हुआ फिदायन हमला तो ट्रेलर मात्र है। जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत के खिलाफ फिदायन दस्ता तैयार कर रहा है जैश ए मोहम्मद। फिदायन दस्ते के लिए बड़े पैमाने पर फंड जुटा रहा है आतंकी संगठन। टेरर फंडिंग और जिहाद के लिए लॉन्च किया डिजिटल कोर्स। दिल्ली ब्लास्ट से 15 दिन पहले जैश ने शुरू किया ऑनलाइन कोर्स। तोहफत उल मोमिनात नाम से ऑनलाइन कोर्स शुरू किया। मजहबी और जिहादी ट्रेनिंग और टेरर फंडिंग मकसद। मसूद अजहर महिलाओं की नई आतंकी फौज तैयार कर रहा है। तोहफत उल मोमिनात कोर्स को खास तौर पर महिलाओं को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। जैश ए मोहम्मद पहले ही इस ऑनलाइन कोर्स का प्रचार गुपचुप तरीके से इंटरनल टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरे कट्टरपंथी प्लेटफॉर्म पर कर चुका है। खास बात यह है कि इस ऑनलाइन कोर्स को चलाने का जिम्मा जैश के टॉप कमांडरों की महिला रिश्तेदारों को सौंपा गया है। मसूद अजहर की बहनें संभाल रही हैं ऑनलाइन कोर्स का जिम्मा। सादिया अजहर, समीरा अजहर, शिया अजहर के जिम्मे कोर्स में एडमिशन के लिए ली जा रही है 700 पाकिस्तानी करेंसी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर जैश के मुख्यालय समेत कई आतंकी संगठनों को राख कर दिया। न जैश के आतंकी बचे, न साजो सामान और न ही हथियार। आतंकी ट्रेनिंग पर काफी खर्च भी होता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जैश की हालत भिखारियों जैसी कर दी है। इसलिए मसूद अजहर अब महिला आतंकियों की फौज को खड़ी करने के लिए फंड जुटा रहा है। इसके लिए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पाक के डिजिटल ऐप साडा पे जैसे ई वॉलेट्स का सहारा ले रहा है। फिदायन दस्ते के लिए डिजिटल हवाला के जरिए फंड जुटा रहा है। मसूद का मकसद आतंकियों तक फंड जल्द से जल्द पहुंचाना है। सर्दियां भी आ गई हैं। आतंकियों को हथियार के साथ ही सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों, जूते जैसे सामानों की भी जरूरत है। सर्दी से बचने के लिए जैश ने विंटर सर्वाइकल किट की डिमांड की है। जैश को हर किट के लिए 20,000 पाकिस्तानी रुपए चाहिए ताकि कड़ाके की ठंड से आतंकियों को बचाया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर ने जैश के आतंकियों को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो सर्दी से बचाव के लिए सामान खरीद सके या उन तक सामान पहुंचाया जा सके। इसलिए उसने विंटर सर्वाइकल किट में आतंकियों के लिए एक कोट, जूते, कंबल, दस्ताने, मोजे जैसे सामान की डिमांड की है। दिल्ली धमाका मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद भारत में जैश की महिला आतंकियों की ब्रिगेड की हेड थी। आतंकियों की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ के बाद जैश की इस खौफनाक साजिश का खुलासा हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान और उसके यहाँ पाले पोसे जा रहे आतंकी संगठनों को ये बात रट लेनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, रुका नहीं है। अगर भारत को ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा शुरू करने पर मजबूर होना पड़ा तो इस बार न तो जैश का एक भी आतंकी बचेगा और न ही सरगना मसूद अजहर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
पूरी कहानी हमने आपके सामने रखी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ेंगे उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सर्वे की भी हम बात कर लेते हैं। हमने सर्वे किया, हम लोगों के बीच गए, लोगों से पूछने की कोशिश की कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है इस सब के पीछे चीजों को किस तरीके से वो समझ रहे हैं। सवाल नंबर 1 हमने पूछा, टेरर के लिए या आतंक के लिए महिलाओं का यानी औरतों का, वुमेन, लेडीज, स्त्रियों का सहारा लेना कितना सही है। 19% लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा सही है कि लेना चाहिए औरतों का सहारा, महिलाओं का सहारा। 81% ने कहा गलत है, यानी सिर्फ 19% और 81%। 81% ज्यादा लोग हैं जो कह रहे हैं गलत है, लेकिन बड़ा सवाल यहां यह है ये 19% कौन है जो इस बारे में लोगों को आगे बढ़कर कह रहे हैं कि सही है। दूसरा सवाल, पाकिस्तानी आतंकी महिलाओं के पीछे से वार क्यों कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी सपोर्टेड टेररिस्ट है। पुरुष आतंकियों की पहचान आसान होती है, 29% लोगों ने कहा। जैश के ज्यादातर जो मेल टेररिस्ट हैं वो मारे जा चुके हैं, 10% ने बात कही। ऑपरेशन सिंदूर से मसूद की बौखलाहट सामने आती है, 43% ये कह रहे हैं, और 18% ने इस पर कहा कि वो कुछ इस पर जवाब नहीं दे सकते। तो कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब तीसरा सवाल, क्या रिलीजन के नाम पर महिलाओं का, स्त्रियों का, वुमेन का ब्रेन वॉश करना ज्यादा आसान होता है। 49% लोगों ने कहा जो महिलाएं हैं वो भावुक होती हैं, सेंटिमेंटल होती हैं, इसलिए उन्हें आसानी से मोल्ड किया जा सकता है। महिलाओं को भड़काना बहुत आसान होता है, 39% ने ये बात कही और 12% ने कुछ नहीं कहा इस सब पर। लेकिन 49% यहां पर कह रहे कि महिलाएं सेंटिमेंटल होती हैं, भावुक होती हैं। चलिए चौथा सवाल भी हम आपके सामने रख देते हैं। हम सवाल लेकर एक सीधे बातचीत पर चले जाएंगे। क्या आतंक में, टेरर में महिलाओं का इस्तेमाल सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बड़े चैलेंज की तरह है, चुनौती है? 67% ने कहा हाँ एक बड़ा चैलेंज है। 14% ने कहा नहीं ये कोई चैलेंज नहीं है, जहां तक बात टेरर की है तो उसको वैसे ही निपटा जाएगा। महिलाओं को ट्रेस करना मुश्किल होता है, 19% ने यह बात कही, और किसी ने भी कह नहीं सकते का ऑप्शन नहीं चुना। पांचवा, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो भारत में पकड़ा गया है और महिलाएं, आतंक का ये कॉकटेल, टेरर का ये कॉकटेल क्या ज्यादा खतरनाक है? 72% ने कहा कि हां ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, 15% ने कहा नहीं, और 13% ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। कई एक चीजें यहां पर आ रही हैं जो हम औरतों से, महिलाओं से जुड़ी हुई यहां पर सामने रख रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि आज जब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो सभी फीमेल हैं, सभी महिलाएं हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ रही हैं। श्रुति दास गुप्ता हमारे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रही हैं, और पाकिस्तान से हमारे साथ आरजू काजमी जुड़ रही हैं। एक अकेला मैं यहां पर हूं, मैं नहीं होता तो शायद ये पूरा पैनल बहुत बेहतरीन होता, इसलिए मैं खुद को यहां पर अलग मानता हूं। आप मुझे समझ सकते हैं कि मेरी जगह कोई एक यहाँ लड़की या फीमेल एंकर होती तो शायद एक क्लासिक डिस्कशन होता, लेकिन जो लोग मेरे साथ हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि जब वो अपनी बातों को रखते हैं दर्शकों, तो वो लोग अपनी बात को इस पैमाने पर कभी नहीं तोल कर रखते कि वो क्या कहना चाहते हैं, दरअसल क्या सही होना चाहिए। इस पर हमारा पैनल अपनी बात यहां सामने रखता है। मेरे ख्याल से लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, आप और श्रुति, आप दोनों मुझे इजाजत देंगी कि मैं पहले आरजू काजमी को सवाल के लिए दावत दे दूं, क्योंकि वो पाकिस्तान से हैं, हाँ बाहर से हैं, और शायद आप लोग इसका बुरा भी नहीं मानेगी। आरजू, मैं सवाल अपना अनवारुल हक से ही शुरू करना चाहूँगा। भारत और पाकिस्तान को आज़ाद हुए बड़ा वक्त हो गया है, लेकिन जो बात पूरी दुनिया में कही जाती है, जर्मनी एक हो सकता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के एक होने की बात सपना भी शायद उस बारे में किसी को नहीं आता। ले अनवारुल हक ने जो बात कही, अनवारुल हक ने जो पीओजे के असेंबली में बात कही है, उन्होंने कहा है कि अगर आप बलूचिस्तान को ब्लीड करते रहेंगे
तो हम रेड फोर्ट से लेकर कश्मीर तक ऐसे ही हालात करेंगे। मेरी आपकी कई बार डिस्कशन हो चुका है आरजू, और बलूचिस्तान में जब भी डिस्कशन होता है एक वर्ड बड़ा कॉमन निकल कर आता है, फितना उल हिंदुस्तान। ये वहाँ पर जो बलोच लोग हैं, बीआरजी है, बीएलए है, बीएलएफ है, इन सब को लेकर किया जाता है। एक बड़ा पॉलिटिकल दायरा जो पाकिस्तान में है वो बलूचिस्तान को लेकर भारत को टारगेट करता है और ये कहता है कि अगर इस पर जवाब में कुछ होता है तो वो बेहतर उसका जवाब वैसे दिया जाना चाहिए। शायद अनवारुल हक ने यही कहा है। क्या अनवारुल हक ने ये एक एक्सेप्टेंस सामने रख दी कि जो 15 लोग जिनके चिथड़े उड़े, जिसमें एक तो डॉक्टर उमर ही था, और जो 20 लोग घायल हुए जिसमें ज़्यादातर परमानेंटली डिसेबल हुए हैं, उसके पीछे पाकिस्तान ही है? पहले इस सवाल का जवाब, फिर आगे बढ़ता हूं। आरजू, सबसे पहले तो मैं आपके इस जवाब से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि राजीव, आपकी वजह से जो है वो मेरे ख्याल है ये शो और फ्रेम जो है ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर कोई फीमेल एंकर ही होती तो शायद जिस तरह के एक्सपीरियंस मुझे फीमेल्स के साथ रहे, हम सब एक दूसरे को ब्लॉक करके चले गए होते। लेकिन कोई किसी को ना सुन रहा होता। ये ज्यादा अच्छी चीज है रादर देन फाइटिंग कि ब्लॉक कीजिए और पीसफुल रहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ तक अनवारुल हक साहब की बात है तो कई बार हमने देखा है कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स इस तरह की बातें किया करते हैं। आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब भी कुछ इसी किस्म की बातें कर चुके हैं, शेख रशीद साहब भी ऐसी ही बातें करते हैं। मतलब इन लोगों का कुछ अंदाज यही होता है कि वो आप बैल मुझे मार वाली हालत जो है ना, कि ये अपने आप की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन उस चीज़ को रोका कैसे जाए, उसको सही कैसे किया जाए, इस तरफ ये बिल्कुल भी नहीं सोचते। इस वक्त भी कुछ यहाँ पे सिचुएशन ऐसी ही बनी हुई है कि अगर आप देखें तो बार बार भारत की बात की जाती है, कहा जाता है कि भारत हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, भारत से हमें खतरा है, लेकिन अफगानिस्तान की बात करने को ये तैयार नहीं है। अफगानिस्तान को लेकर जो है इनकी जो हालत है वो सभी ही जानते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि फीमेल्स जो है उनको भी शामिल किया जा रहा है लोगों के ग्रुप में, जैसे आपने कहा हाफिज सईद, मसूद अजहर, इस तरह के लोग, तो ये कब नहीं थी, हमेशा से थी। फीमेल्स हमेशा से इस तरह के ग्रुप का हिस्सा रही हैं। जहां मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद, यहाँ पे जो लाल मस्जिद है, यकीनन आपने नाम सुन रखा जरूर होगा, सुन रखा है। वहां पर भी एक पूरी इन्होंने फौज बना रखी है लेडीज की। और एक जमाने में तो ये भी हुआ था कुछ साल पहले कि उन्होंने कहा था जी इस एरिया में लेडीज ड्राइव नहीं कर सकती, और अगर कोई आएगा तो एक दो लेडीज की गाड़ी के शीशे वीशे तोड़ दिए गए थे। और ये लेडीज इनके हमेशा से रही हैं। आपको याद होगा कि कराची में एक चाइनीज वर्कर्स की वैन पर अटैक हुआ था, और वैसे तो खैर वो बलूचिस्तान की एक्टिविस्ट कहलाती थी, लेकिन वो भी एक फीमेल ही थी। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई नई चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि ये फीमेल्स अब आना शुरू हुई हैं। हमेशा से यहाँ पर जिस तरह से लोगों का माइंडसेट बनाया गया है और जिस तरह से मिस यूज़ ऑफ रिलीजन हुआ है, जैसे नफ़रतें फैलाई गई हैं, तो आपको हर एरिया में जो है ये लेडीज़ आपको दिखाई देंगी जो जिनकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से उनकी बात सुनी जाए और उनकी बात से ये लोगों का ब्रेन वॉश करें और एक तरह की नफ़रत जो है वो भी जो है उसको बढ़ावा दे। तो मेरे ख्याल है कि जितना कंट्रोल या जितना एक चेक जो है वो किसी मेल मेंबर पे होना चाहिए, उतना ही फीमेल जो आती हैं या जो बात करती हैं या जो नज़र आती हैं हमें कहिए पब्लिक में, उन पर भी उतना ही शक होना चाहिए, वरना नुकसान कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है। नुकसान कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है, बात तो सही है। 7 मई 2025 जब बहावलपुर में जो मरकज सुबहानुल्लाह जहाँ पर हमला हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसके बाद से लग रहा था कि जैश इसको लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है कि वो भारत को निशाने पर रखेगा आरजू, और शायद जैश की तरफ अब सारी चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन आरजू, इससे पहले कि मैं हिमांशी सिंह जी का रुख करूं, एक तोहफत उल मोमिनात का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि मसूद अजहर की बहनें सादिया अजहर या समीरा अजहर या सिया अजहर इस मामले में काम कर रही हैं और ऑनलाइन 700 PKR के हिसाब से कोर्स का पैसा लिया जा रहा है, और इसमें औरतों को, लड़कियों को वो तरीके सिखाए जा रहे हैं जिससे वो टेरर की एक अलग ब्रांच आगे बढ़ा सकें। क्या इस बारे में आपको भी कुछ पता है या ये सिर्फ कयासों के दायरे में ही है तोहफत उल मोमिनात?
देखिए, अभी तक तो मैंने सिर्फ ये सोशल मीडिया पर ही सुना है इसके बारे में, यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं हुई है और ना ही ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जहाँ तक आप इनकी डोनेशंस की या इन लोगों के पास पैसा होने की बात कर रहे हैं, तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं, और ज़ाहिर है यूएन में इनका नाम मौजूद है, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। मैंने कई बार अपने शोज में भी कहा है कि अगर इनसे पैसा ले लिया जाए तो शायद हम आईएमएफ को कर्जा देने के काबिल हो जाएंगे, वजह हम उनसे मांगते रहे। इनको इतना पैसा दिया जाता है और इतने लोग हमारे इमोशनल हो जाते हैं इनको देख कर के। आप यकीन करें कि जो लेडीज हैं वो अपनी ज्वेलरी भी इनको पकड़ा देती हैं और इनको लगता है कि एग्जैक्टली ये बड़ा कोई नेक काम एक कर रहे हैं। सेकंड आरजू, 72% लेडीज के बारे में हमारे सर्वे में आया है कि उन्हें सेंटिमेंटली ल्योर किया जाता है और वो आसानी से सेंटिमेंटल होती है, इसलिए सबका हिस्सा बन जाती है। क्या सही है जो आप अभी बात कह रही थी? नहीं, मेरे ख्याल है ये माहौल होता है, ये बचपन से जो उन्हें सिखाया पढ़ाया गया होता है उसकी वजह से ऐसी हो जाती हैं, या इस किस्म की सोच होती है। अब क्योंकि लेडीज की तादाद ज्यादा है तो इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि अब इनको भी शामिल किया जाए और इनके साथ भी इसी किस्म के जो कुछ एक्टिविटीज हैं उसमें शामिल किया जाए। लेकिन ये तो हमेशा से शामिल रही है, मुझे तो ऐसा कोई हैरत नहीं होती कि ये पहली बार हो रहा है या हम पहली बार सुन रहे हैं। शायद ये खबर बाहर देर में निकली होगी, अदरवाइज तो ये जितने भी ग्रुप हैं इनमें लेडीज भी हैं, चाहे वो टीटीपी के हो, चाहे वो बीएलए हो, चाहे वो आप कहीं किसी का भी नाम लीजिए, ये लश्कर तोयबा वगैरह, इन सब में इन्होंने एक वुमेन विंग भी बना रखी है और वो जो है वो अपने हिसाब से काम करते हैं। और यकीनन इनको रोकना जो है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत आसान काम होगा। अगर अगर पाकिस्तान की स्टेट भी चाहे तब भी मुझे लगता है कि इनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी होगी, इसलिए कि सालों साल से तो ये सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो अब अचानक से अगर ये कहेंगे कि आप गलत हैं, वैसे ये कह भी सकते हैं, इनका कोई भरोसा भी नहीं, इसलिए कि आप देखिए किस तरह से टीएलपी को गायब किया है कि उसके दोनों जो हेड हैं यानी कि साद रिजवी वगैरह वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। वरना ये वही लोग हैं कि ये लोग जब कहते थे यहाँ के बीच जी। इस्लामाबाद में बैठ जाते थे और उसके बाद हमारे फौजी ही इनको पैसा बांटते हुए भी आपने यकीनन देखे होंगे। लेकिन इस वक्त इनका कहीं अता पता नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है कि जिस वक्त ये चाहेंगे इनको कंट्रोल करना तो शायद ये किसी हद तक कर पाए। शायद ये किसी हद तक कर पाए। दर्शकों, अभी अभी आरजू जी ने टीएलपी का नाम लिया। अगर आप टीएलपी के बारे में नहीं जानते हैं तो इसको तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कहा जाता है। 2015 में ये ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आया और इसका इस्तेमाल हमेशा इस तरीके से होता रहा कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट होता था उसको डाउन प्ले करने के लिए टीएलपी सड़क पे उतरता था। लेकिन टीएलपी इस बार भी सड़कों पर उतरा और ये पहली बार था जब पाकिस्तान आर्मी ने टीएलपी के ऊपर फायरिंग की। उसमें टीएलपी के कई लोग मारे गए। क्या टीएलपी भी टीटीपी की राह पर आगे जाएगा? आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं अब रुक कर लेना चाहता हूं, आता हूं आपके पास हिमांशी जी, लेकिन श्रुति मैं आपका रुख करूंगा। श्रुति, मैं कई बार इन चीज़ों को समझ नहीं पाता और मुझे समझने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं देखता हूँ एस्टेब्लिशमेंट अपने रिएक्शन से इस बात को सामने रखते हैं और साफ करते हैं कि वो किस तरीके का मैसेज पूरी दुनिया में कन्वे कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर इससे पहले कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट कुछ कहे, जो लोग इस फ्रेमवर्क में होते नहीं हैं, जो मेन गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, वो बयानबाजी शुरू कर देते हैं। अनवारुल हक का इस बात को कहना क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है? आगे कुछ दिनों बाद शायद यही स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो जाए जब एफएटीएफ में पाकिस्तान दुहाई दे रहा हो कि वो ऐसा नहीं है, तब ये स्टेटमेंट जाए कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हम आपको ऐसे ही दहलाएंगे। श्रुति जी, उनके डिफेंस मिनिस्टर से लेके उनके हर कोई इंसान अपना सारा कच्चा चिट्ठा कबूल करने में लगा रहता है। वो आज नहीं, 2 साल बाद, 5 साल बाद उनकी हकीकत जो है वो सामने आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक वो इस चीज़ का क्रेडिट नहीं लेंगे तब वो आने वाली नस्लों को कैसे बोलेंगे कि हमने जो इंडिया के खिलाफ जिहाद लगाया हुआ है वो सक्सेसफुल है और इसीलिए आपको हमारे साथ आके जुड़ना चाहिए। तो ये जो एक आपको लग रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये लोग बोल रहे हैं, अपनी ही देश का नाम खराब कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमी से बड़ी ये जो पैरेलल इकोनॉमी जो उनकी चलती है, टेरर इकोनॉमी, वो है, ये उनका हिस्सा रहते हैं, ये उसके लिए काम कर रहे हैं और ये लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। ये जैसे आरजू जी ने भी कहा कि ये हमेशा से ही ऐसे ही चलता आ रहा है, औरतें कुछ अलग नहीं रही हैं। अगर आपको कश्मीर का हिस्सा याद हो उस जमाने का, जब वो कहती थी कि पाकिस्तान जाएंगे और बच्चा लेकर आएंगे, ये वाला आपको हिस्सा अगर याद हो, तो हमेशा से ही औरतें इस हिस्से में जुड़ी रहती हैं। और पाकिस्तान के जो ये लीडर्स ये जो स्टेटमेंट्स करते हैं
ये एक तरीके से लोगों को ये बताने के लिए करते हैं कि ये देखिए हमने कर दिखाया। बाद में कोई ऊपर का आला अफसर बोलेगा कि नहीं नहीं वो तो ऐसे ही बोल गया, वो तो उसने गलत उसकी स्टेटमेंट ट्विस्ट कर दी गई। लेकिन असलियत ये है कि वो अपने आप ही ये कबूल करते हैं, जिससे उनकी आवाम तक ये मैसेज पहुंच सके कि हमने जो इंडिया के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है वो हम जीत रहे हैं। वो पाकिस्तान कभी कोई जंग हारता नहीं है, एटलीस्ट मेंटली तो नहीं हारता है, चाहे वो फिजिकली उसका कुछ भी हाल हो जाए। और ये उसी पर्टिकुलर नैरेटिव माइंडसेट का एक एग्जाम्पल है कि वो अपनी बातें कबूलता जाता है, चाहे वो आप बोलें कि उन्होंने ही बनाया है आईएसआई केपी, या जहाँ पे भी वो कर रहे हैं अपनी ये हरकतें, वो सब सामने आ जाती हैं और वो सब कबूल लेते हैं और बाद में पलट जाते हैं अपनी बात से और उनको श्रुति, कोई इससे पहले कि प्रॉब्लम आप भी नहीं और होती। एक्सप्लेन करें, मैं ये सुनना चाहता हूं, क्या जैश ए मोहम्मद जो अब सारी इन्वेस्टिगेशन उसी तरफ जा रही हैं, क्या जैश ए मोहम्मद एक और अटैक का इंतजार कर रहा है? मुझे इसको कहने में कोई दो राय नहीं कि कोई दूसरी तरफ से नहीं, जाहिर तौर पर कोई पिछले ऑप सिंदूर की तरह कोई अटैक उसके उस टारगेट पर जहां उसके टेररिस्ट इस तरह की पौधे लगाई हुई हो, जहां फसलें उसकी लगाई जा रही हो। जी, जहाँ तक मेरी पढ़ाई है इस चीज़ को लेकर, मुझे पता है कि उन्होंने जो अपना पीओजेके के अंदर कैंप्स हैं, वो बड़े कैंप्स जो हैं हटा के अब माइनर छोटे कैंप्स इकट्ठा कर लिए हैं, वो भी विलेजेस और सेटलमेंट्स के पास में हाईटेक वाले। इसीलिए उनको पैसों की ये जरूरत पड़ रही है और वो इसलिए बार बार कभी 20,000 विंटर उसके हिसाब से मांगे, विंटर के सामान के हिसाब से, या ये 500-700 रुपए का कोर्स डिजिटल वॉलेट्स अपने जो हैं वो मोबिलाइज करके मांगे। वो हाईटेक छोटे छोटे कैंप्स पीओजेके में बना चुके हैं और जो 2021 में उन्होंने लैंड खरीदा था केपे खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे वो अब अपना मेन कैंप जो है वो वहां शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उनको पैसे चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये सब कुछ सामने हैं। यहाँ से उनको अटैक ना आए, उनको लगा कि अफगानिस्तान के साथ हम बहुत सेफ हैं, सिक्योर हैं, हमारा तो भाईचारा है, हम एक ही लोग हैं, हम मुसलमान हैं। लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ रिश्ते खट्टे पड़े हुए हैं। आरजू जी बता देंगे आपको टमाटर के भाव कितने चल रहे हैं वहाँ पे। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुश्किल है आगे इनके लिए। ये जहाँ शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को, वहाँ पे दूसरी तरफ से अटैक आने का उनको अब ज़्यादा खतरा हो जाएगा। और जो इन्होंने माइक्रो कैंप्स बनाए हैं उनको तोड़ने के लिए शायद इंडिया को इतना आसान ना हो कि आप 9 या 10 बड़े कैंप को आप आइडेंटिफाई करके बहुत बड़ी घात लगा सके। ये माइक्रो कैंप्स के अंदर आप जो बच्चे और औरतों और इनोसेंट सिविलियंस वाला जो नैरेटिव है, इसको आगे करना बहुत आसान हो जाता है पाकिस्तान के लिए। बहुत सोची समझी साजिश है और इसके चलते ये वो इतने बोल्डली आके खड़े होके बोल भी सक रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, मैं अब आपका रुख कर लेता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे पास, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बाकी जो मेहमान हैं वो इसका एतराज़ लें, लेकिन आज जिस सब्जेक्ट पर हम डिस्कस कर रहे हैं, मुझे मेरे टीचर पढ़ाते थे और वो कहते थे कि जो स्त्री होती है, जो महिला होती है, ममता उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट आती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। वो कहीं भी रहेगी, वो किसी ना किसी अपनी हरकत से, अपने कामों से अपनी ममता को एक्सप्लेन कर देगी और इसके बारे में उसे खुद समझने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसने कब किया। यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ कि केवल और केवल इन लेडीज़ का इस्तेमाल अब टारगेट किलिंग या ऐसे बड़े टारगेट्स को करने के लिए हो रहा है। एक बहुत ख़ास किताब है लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, तोहफत उल मोमिनात। इसमें ये इस्तुल्लाह बिन अताउल्लाह ने किताब लिखी और इसमें ये बताया गया है कि औरतें रहें कैसे, उनके वो सोचें क्या, उनको जीने का तरीका क्या हो, और उसी पर तोहफत उल मोमिनात नाम का एक कोर्स शुरू किया गया है। लेकिन जब जैश ए मोहम्मद शुरू कर रहा है तो जाहिर तौर पर वो जो ममता है, वो जो सेंटीमेंट्स हैं, इस फैक्टर को सबसे पहले किल किया जाएगा, जिससे एक महिला सबसे खतरनाक रूप में सामने आए। डॉक्टर शाहीन जो दिन में अपना काम लोगों को क्योर करने में करती थी, वो रात में वोल्फ टाइमिंग में इन सारी प्लानिंग्स की तैयारी कर रही थी जो चीज़ें निकल रही हैं। क्या अब आसान है टेररिस्ट कैंप्स को, टेररिस्ट को टारगेट कर पाना? और अगर आसान नहीं है तो क्या पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की फिलहाल जिस अम्ब्रेला के नीचे आ गया है, ये और मुश्किल होगा भारत के लिए? राजीव जी, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। मुझसे पहले जो मेरे दो को पैनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत सुंदर बात कही।
और क्योंकि आपने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया तो मैं बता दूं कि अमेरिका में अभी कुछ दिन पहले इन्होंने मामदीन के जो विक्ट्री है उसको बहुत एक्साइटेड होकर जोहरान सेलिब्रेट किया है। ममदानी जी न्यूयॉर्क हाँ, के मेयर। ममदानी। जी हाँ। तो अमेरिका में एक काउंसिल है जिसको कहते हैं काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक। 1991 में इन्होंने एक प्लान दिया था कि हम सिस्टम के अंदर घुस के अमेरिका के सिस्टम को तहस नहस करेंगे, और आज 34 इयर्स के बाद में वो एक सच्चाई होता हुआ लग रहा है, क्योंकि 42 पोजीशंस पे इन अमेरिका ये बैठे हुए हैं, और ये एजुकेशन में भी हैं, ये जजेस भी हैं, ये काउंसलर्स भी हैं, ये हर जगह हैं। और अमेरिका का सिस्टम स्टेप बाय स्टेप खत्म हो रहा है, जो अमेरिकन रियलाइज नहीं कर रहे हैं। तो अमेरिका किसी और के ऊपर अम्ब्रेला बाहर आके नहीं कर रहा है, उसको अंदर भी बहुत जरूरत है कि सफाइयां करें। और देखिए, जैसे कहते हैं ना कि यथा, आप मदरिंग की बात कर रहे थे, तो यथा हम तो सृष्टि को माँ ही कहते हैं, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब जहां तक महिलाओं के आतंकवाद में होने की बात है, तो ये तो सन 1970 में ही हो गया था, जब गोल्डा मेयर जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थी, उनके ऊपर फिलिस्तीन ने पहली बार महिलाओं से हमला कराया था। भारत महिला आतंकवादियों को पहले भी झेल चुका है। देखिए 1980 और 90 के दशक में जब एलटीटी ने हमला किया था, एग्जैक्टली, तो राजीव गांधी केस। राजीव गांधी जी के केस में हमने किन को पकड़ा था? वो महिलाएं थी, कविता और नलिनी। तो ये कोई, हमें इस पे बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि भाई देखिए महिला आतंकवादी आ रही हैं। हमारी प्रॉब्लम है कि हम अपने जो इतिहास की किताबें हैं उसमें पढ़ाते हैं कि भारत आजाद कैसे हुआ। हमें पढ़ाना चाहिए कि भारत गुलाम क्यों बना, गुलाम कैसे बना। क्योंकि जो हमारा ये जो नर्चरिंग नेचर है, ये सिर्फ मदरिंग का नहीं है, ये हमारी सोच का है, हमारी जेहानियत का है, हमारी विचारधारा का है। हम समझते हैं कि जैसे हम हैं वैसा ही सारा विश्व है। ऐसा नहीं है, यहां हम गलत हैं। और सिर्फ एलटीटी ही नहीं, अलकायदा ने भी देखिए अपने पास वुमेन टेररिस्ट को रखा, जबकि वो बहुत स्टाउंच माने जाते हैं, लेकिन उनके कुरियर के काम, उनके लिए इंटेलिजेंस गैदर करने का काम, उनका सामान एक से दूसरी जगह पहुंचाना, हथियार एक से दूसरी जगह पहुंचाना, ये सारी काम महिलाएं कर रही थी। फिर आईएसआईएस ने महिलाओं को अपने यहाँ रिक्रूट किया है, उनका यौन शोषण भी किया, उनसे बाकी काम भी इन्होंने कराए। लेकिन महिलाएं बहुत लंबे समय से आतंकवाद का हिस्सा रही हैं, स्पेशली इस्लामी आतंकवाद का। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है या हिंदुस्तान में हो रहा है। नाइजीरिया देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, यूके यूएसए में हो रहा है। मैं कुछ समय पहले लंदन में थी और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में मैंने देखा कि कुछ झंडे लेके युवक जा रहे थे, काफी सारी जगह वो कुरान और हदीस और वो सब बांट रहे थे। इट वाज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें भी बहुत सारी ब्रिटिश बच्चियां थी जो उनके साथ वॉक कर रही थी। और उनको ये भी नहीं पता है कि वो उनके साथ वॉक क्यों कर रही हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक बहुत खूबसूरत सी एक दुनिया का, जिसको कहते हैं फैंटेसी वर्ल्ड, वो सपने दिखाए जाते हैं, उनको प्यार मोहब्बत के सपने दिखाए जाते हैं। और आजकल देखिए डिजिटल की जब से दुनिया शुरू हुई है, परिवारों का साथ में बैठना कम हुआ है, और क्योंकि परिवार साथ में नहीं बैठ रहे हैं तो आत्मीयता भी कम हुई है। और इस वजह से बच्चों को लगता है कि ऑनलाइन जो उनसे कनेक्शंस बन रहे हैं, शायद वो उनकी सच्ची दुनिया है। तो वर्चुअल वर्ल्ड हैज बिकम अ रियल वर्ल्ड फॉर अस। और इसीलिए महिलाओं का झुकाव, टीनेजर्स का झुकाव इन सब चीजों की तरफ हो रहा है। देखिए यूपी में कुछ समय पहले एक वारदात हुई थी जिसमें 2 बच्चियां गायब हो गई थी, और परिवार पूरा परेशान था। बहुत दिन तक उनका फोन भी वो घर पे छोड़ के गई थी, फोन भी नहीं लेके गई थी, तो पुलिस भी ट्रैक नहीं कर पा रही थी। लेकिन सडनली इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आती है उस बच्ची की, जिसमें वो गन के साथ खड़ी है कि मैं एक सुसाइडल बॉम्बर बनने जा रही हूँ। एंड दैट इज हाउ द पुलिस ने फिर वो पूरा डिजिटल मैपिंग करके उस बच्ची को पकड़ा है। ये खतरा हमारे अंदर है राजीव जी, और जब तक हम ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहेंगे, जब तक हम अपने आसपास के मॉन्स्टर्स को नहीं समझेंगे, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, जब तक उन पे हम कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, उनको चिन्हित नहीं करेंगे, उनके को सजा नहीं देंगे, मुझे लगता है ये खतरा बढ़ेगा। हमको अब मातृत्व की जरूरत नहीं है, हमें माता जीजाबाई जैसी औरतों की जरूरत है, जो खुद सक्षम हो, जो अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज दें। देखिए वेयर वी आर लैकिंग टुडे इज अबाउट वैल्यूज, क्योंकि अगर आप अपने घर में अच्छी वैल्यूज बच्चों में नहीं डालेंगे, तो बाहर वाला आके वो जो भी कुछ डालना चाहेगा वो डाल देगा।
और इसी तरीके से रेडिकलाइजेशन हो रहा है, अच्छा। ना सिर्फ हमारा बल्कि पूरे विश्व का। लेकिन तो लेकिन मुझे लेकिन लगता है ले, कि ले, लेकिन अभी अभी डिस्कशन में बहुत टाइम है। अभी हम मैं आज वाकई अपने जो हमारे सीनियर्स हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आप लोगों के साथ वक्त थोड़ा ज़्यादा दिया है। तो इन चीज़ों को हम अभी आगे और डिस्कशन में रखेंगे। लेकिन आरजू, एक कहानी है इंडियन भारतीय पुराणों में, जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें भस्मासुर नाम के एक डेमोन या राक्षस की कहानी है। कहा जाता है कि वो इतना ताकतवर हो गया था कि उसको खत्म करना लगभग मुश्किल था, लेकिन उसको एक श्राप भी मिला था, कर्स भी मिला था कि अगर वो अपना हाथ अपने सिर पर रख देगा तो वो खत्म हो जाएगा। और उसके लिए लॉर्ड विष्णु, जिनको जनरेटर माना जाता है, उनको एक नर्तकी की तरह उसके सामने या डांसर की तरह कहना पड़ा कि अगर जो मैं करूंगा वो तुम्हें करना होगा। और फिर उन्होंने उस बहाने में अपना हाथ सर पे रखा, उस राक्षस ने भी वही किया और वो खत्म हो गया। मैं इस कहानी को भस्मासुर की कहानी कहता हूं, जो आप सुनती भी रहती होंगी शब्द, भस्मासुर लोग बन गए जिसने अपने को खत्म कर लिया, भस्म कर लिया। क्या पाकिस्तान जिस राह पर आगे जा रहा है, एज ए सोसाइटी पाकिस्तान भस्मासुर बनने की तरफ आगे तो नहीं बढ़ता आपको दिख रहा है? जहां पर पाकिस्तान में इतना ज्यादा रेडिकल अंदर ही अंदर डाला जा रहा है कि एक वक्त आएगा कि उन लोगों को लगेगा कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो जो करना चाहते हैं वो जो सीखा है वही इंप्लीमेंट करेंगे और हालात फिर वही हो जाएंगे। आरजू। देखिए, बिल्कुल एक तरह से तो पाकिस्तान में ये मैं ज़रूर कहूँगी कि इस वक्त जो भी लोग चल फिर रहे हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं, यकीनन वो अपनी कल की कोई गारंटी नहीं दे सकते। पहले तो ये होता था ना कि आपके एक मदरसे में या मदरसे एक सिस्टम था, वहाँ से जो लोग निकलते थे तो कहा जाता था कि जी ये बहुत इंतहा पसंद हैं और ये बहुत अलग तरह से सोचते हैं या ये अपने आप को ठीक समझते हैं। लेकिन अब अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी देखें, स्कूल्स भी देखें, तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह के लोग मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी की दाढ़ी हो या किसी ने अपना सर लपेटा हो तभी आप ये मान मान के चले कि ये एक इंतहा पर सोच रहा है या इसकी सोच किस तरह की है। आपने यकीनन मशाल खान का केस देखा होगा, जी। जो कि मर्दान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था और उसको जिस तरह से वहाँ के स्टूडेंट्स ने ही मार डाला सबकी आंखों के सामने। तो ये केसेस पाकिस्तान में हुआ करते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसमें सभी शामिल हैं, इसमें फीमेल्स भी शामिल हैं। आपको शायद हैरत होगी, हमारे यहाँ तो बहुत से हमारे जो मीडिया के लोग हैं, जहाँ जिनके साथ उठना बैठना रहा या काम करने में रहा रहा करता है, तो उनको भी समटाइम्स मैं देखती हूँ कि वो बहुत इंतहा पे जाके बात करते हैं। हर चीज़ में उनको ऑब्जेक्शन है, हर चीज़ में सिर्फ अपने आप को सही समझना और दूसरे की बात को गलत समझना। अच्छा, अगर कोई गलत कर भी रहा है फॉर एग्जांपल, तो मैं कहती हूँ भाई उसको करने दो, आप कौन होते हैं पहुंचकर उसको बताने के लिए। तो लेकिन यहाँ पर ये सोच जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और पहले हमें लगता था कि शायद किसी मदरसे में या मस्जिद में या किसी ऐसी जगह जहाँ पर दीन पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वहाँ ऐसी बातें होती होंगी। लेकिन अब बहुत ही खौफनाक बात यह है कि अब ये लोग हमारे ड्राइंग रूम तक पहुँच गए हैं, अब ये लोग हमारे घरों तक आ गए हैं। अब जो हम जिनसे मिलना जुलना है, चाहे काम के सिलसिले में हो, चाहे रिश्तेदारी हो या कुछ हो, अब हर तरफ लोगों को देखकर लोग खौफजदा हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिस पर कल को ये कह दें, फतवा जारी कर दें और उसके बाद यहाँ तो ना कोई पूछने वाला है ना कुछ। आपने देखा ही कि पंजाब के गवर्नर जो थे सलमान तासीर, उनको जिस आदमी ने मार डाला उसको उसका यहाँ पर मकबरा बना दिया, उसको हीरो बना दिया। उसके लिए किस तरह से हमारे यहाँ के लॉयर्स बाहर आए, लोग बाहर आए और कितना बड़ा जनाजा था उनका, जबकि सलमान तासीर साहब के जनाजे में बहुत कम लोग थे। तो यहाँ तो जब इन चीज़ों को प्रोमोट किया गया है और पाकिस्तान इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक खौफनाक जगह पर पहुंच चुका है, जहां से ये मुझे वापस जाते हुए तो नहीं लग रहा है। क्योंकि हर जगह जहां पर आपके फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ भी उठकर ये कह दें कि जी हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते थे और ये इस्लामिक फौज है और इस तरह से, तो बाकी 56 कंट्रीज जो इस्लामिक है उनकी फौज क्या है, अगर वो ये भी बता अच्छा देते तो अच्छा अच्छा था। अच्छा अच्छा आरजू, एक बात बताएं। मैं आप ये मत सोचें कि मैं आपको इस बारे में कह रहा हूं। आरजू काज़मी या फिर फौजिया सईद, जिन्होंने रेड लाइट एरियाज के ऊपर काम किया, या फिर फहमीदा रियाज एक हैं, पोएट हैं, ये पाकिस्तान की लेडीज़ के नाम, शायद आप इनके बारे में बेहतर जानती होंगी।
क्यों नहीं दूसरी आरजू काज़मी दिखाई पड़ती जो अगर अपनी बात रखती है तो इंटरनेशनल रिसर्च के साथ रखती है? क्यों नहीं हमको फौजिया सईद जैसी कोई लेडी दिखती जो रेड लाइट एरिया पर जाकर वहाँ के बारे में कुछ काम करती हुई दिखाई पड़ती? क्यों हमको यही दिख रहा है कि एक टेररिस्ट तैयार करना है, दुनिया में अपनी ताकत दिखानी है और दुनिया को बताना है कि हम लोग आर्मी ऑफ गॉड हैं? देखिए, हर एक की अपनी चॉइस होती है, हर एक की अपनी हिम्मत होती है। इसलिए कि मैं नहीं समझती कि हर इंसान एक जैसा है या हर एक में इतनी पावर या इतनी इतनी हिम्मत होती है कि वो सह सके। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप यकीन करें, मैं आपके शो में आज कह रही हूँ, मैंने अपने शो में एक दो बार कहा है कि मेरी मदर की डेथ हो गई है, और अगर ना हुई होती तो मेरे बारे में जिस तरह की सोशल मीडिया पर बातें लिखी जाती हैं, जिस तरह से मुझे धमकियाँ आती हैं, तो शायद वो पढ़कर वो मर गई होती कि ये मेरी बेटी को क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर तो मैं नहीं समझती कि हर एक को, ना ही मैं किसी को कहूँगी कि वो बढ़ बढ़ कर बात करे, इसलिए कि अब मेरे ख्याल है बहुत से लोग अपने हिसाब से चलते हैं और उनको चलना भी चाहिए। बहुत से लोग मुझे रोकते भी हैं, लेकिन मेरी क्योंकि हमेशा की आदत है कि मैं थोड़ी मुंह फट किस्म की हूँ, तो मैं बात कर लेती हूँ। लेकिन बात सारी यही है कि दो चार लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग भी किसी वक्त रास्ते में मारे जाएंगे या कुछ और हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोगों की जो मेंटेलिटी है उसको बदलने का काम जो है वो यकीनन स्टेट का है। स्टेट को चाहिए कि जो आपने टेक्स्ट बुक्स बना रखी हैं जिसमें आप नफरत सिखा रहे हैं, दूसरे रिलीजन के बारे में नफरत सिखा रहे हैं और हर वक्त मार काटने की बात करते हैं, उन टेक्स्ट बुक्स को चेंज किया जाए, उनके अंदर के टेक्स्ट को चेंज किया जाए। कई बार हमने ये आवाज़ उठाई है, कई बार एक दो बार तो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा भी था कि हम बदलेंगे, लेकिन उनकी हिम्मत ना हुई। तो अगर जब तक आप उसको रूट कॉज तक नहीं जाएंगे और उसको वहीं से सही नहीं करेंगे, तो दो चार लोग उठकर जो बात कर रहे हैं रिस्क लेकर, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ी चेंज जो है वो सोसाइटी में ला पाएंगे। आरजू, आपको पता है जहाँ से आप आती हैं, जहाँ से पाकिस्तान आता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तक्षशिला। उसको आज के दौर में टैक्सिला भले कहा जाता हो। ये वही एरिया है जहाँ से चाणक्य भी आते थे। चाणक्य की जो स्ट्रेटेजी है उसको इम्प्लीमेंट करके न जाने कितने बड़े काम हुए। सिकंदर महान, सिकंदर द ग्रेट कहने की बातें हैं, उसने यहाँ पर तो इस हिस्से में आकर कोई वॉर नहीं जीता, जो चीज़ हम देख पाते हैं। पाकिस्तान इन चीज़ों में क्यों लैग कर रहा है, इसी डिस्कशन में आपसे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, आरजू ने अभी कुछ दिन पहले एक बात कही थी, मेरे साथ ही डिस्कशन में थी। उसके बाद मैंने भारत में कुछ बड़े डिफेंस एक्सपर्ट को सुना और उनकी बातों को जाना। क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं फोर्ट लाल किला के इस अटैक के बारे में, क्या हम सोते हुए पकड़े नहीं गए? क्या किला हमने अंदर से नहीं खोला? बाहर से तो कोई नहीं आया। राजीव जी, जब हम कई बार देखिए सोते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें सुरक्षा एजेंसियों से बहुत बड़ी चूक हुई है, लेकिन चूक हुई है। हम इस चीज को नकार नहीं सकते कि ये जो कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ नहीं, है, हिमांशी ये जी, भी हिमांशी रोका जी, जा सकता हिमांशी है। जी, मैं आपको रोक नहीं रहा क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट है। मेरी बात सुनिएगा। 3000 किलो के करीब अमोनियम नाइट्रेट था और भी मटेरियल था, और ये माना जाता है एक ट्रक मंगवाना पड़ा फरीदाबाद पुलिस को उसको ले जाने के लिए। ये ऐसे तो आया नहीं होगा इस गांव में, इस घर में जाकर ऐसे तो रखा नहीं गया होगा। देयर वर ट्रिप्स कई सारी लगी होंगी। ये ट्रेस करने का काम, और इतने दिनों से अब तक 15 डॉक्टर इस पूरी लिस्ट में आ चुके हैं और 15 फरार हैं। आज भी चल रही है इन्वेस्टिगेशन, अभी कुछ खुल के नहीं कहा जा रहा। क्या मैं ये कहता हूं वो गलत कहता हूं? अंट वी कॉट नैपिंग, हम सो रहे थे, हमें नहीं पता था और हमने किला अंदर से खोला है। राजीव जी, मैं वही कह रही हूं कि देखिए, अगर आपका हर एक बाशिंदा, देखिए ये सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसी की गलती नहीं थी, ये उस पड़ोसी की भी गलती है जो ये देख रहा है कि एक बंदा आके 2000 रुपए में कमरा लेके रह रहा है और कॉलोनी में किसी को कुछ लेना देना नहीं है। जबकि सरकार की तरफ से कितनी बार देखिए हिदायतें दी जाती हैं कि कोई अगर आपके पास काम के लिए आ रहा है, जो हम घर में आया भी रखते हैं, उसकी भी शनाख्त करके रखवाइए। यहाँ तो आप किसी को कमरा किराए पे दे रहे हैं। उसके अलावा अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो आतंक का गढ़ है, जिसको तो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्स्टर कहना चाहिए हमें, वो यूनिवर्सिटी में आप देखिए सिर्फ वही लोग नहीं थे, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग थे। किसी ने इतने सारे सामान को रिपोर्ट कभी नहीं किया।
मैं तो उस पुलिस ऑफिसर का धन्यवाद देती हूँ जिसने एक पोस्टर, एक पर्चे के ऊपर कार्रवाई शुरू एग्जैक्टली, की और इतना सिर्फ बड़ा एक नेटवर्क पोस्टर से पकड़ा गया। मामला खुला है। जी हाँ, तो अगर वो भी अपनी आंख यही सोच के बंद कर देता कि पर्चा ही तो लगाया है, क्या बड़ी बात है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा विध्वंस इस देश में देखते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ हिंदू मारे जाते, मुसलमान भी मारे जाते, कुछ ईसाई, क्रिश्चियन, जो भी लोग आसपास घूम रहे होते हैं, कोई भी मारा जाता। नहीं, अभी अभी लेकिन 3 दिन सबसे पहले, सबसे ये 3 दिन पहले ये नंबर 15 गया है जो लोग जिनकी डेथ हुई है। एक शख्स मारा गया विनय, दूसरा शख्स मारा गया हनीफ, जिनकी डेथ हुई है, जो रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये किसी रिलीजियन के दायरे में लाया जा सकता है? ये भी बात है यहाँ पर। मैं यही कह रही हूं आपसे कि आतंकवादी जब हमला करते हैं उनका काम होता है मैक्सिमम लोगों को डैमेज पहुंचाना। और जैसा ये हमला करने की साजिश थी कि इसको 3 लेयर्स में करना था, कि ड्रोन से करेंगे, फिर रॉकेट दागेंगे, फिर नीचे ब्लास्ट करेंगे। मतलब आप मानसिकता देखिए कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना, और वही अपने देश में। अच्छा अब हिमांशी सबसे जी, जो हमारे लिए खौफनाक बात हिमांशी है जी एक राजीव चीज जी, बताइए, आप तो आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल रही हैं, आपने देखा है 2963 किलो एकदम, मैं सही सही अगर बताऊं, इतना अमोनियम नाइट्रेट था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये कैरी करना कितना आसान है, बहुत संक्षेप में, और अगर ये एक साथ ब्लास्ट होता तो कितना बड़ा डैमेज होता? आपके आर्मी बैकग्राउंड से मुझे बताइए। राजीव जी देखिए, अमोनियम नाइट्रेट को कैरी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये खाद में भी इस्तेमाल होता एनपीके है। की तरह, हाँ। जी हाँ। तो लेकिन जब इसको किसी खास सब्सटेंस के साथ मिलाया जाता है तो ये विस्फोटक हो जाता है। और अगर इसके छोटे छोटे कॉम्पैक्ट बॉम्ब बना दिए जाते, तो मैं कह रही हूँ 50-60 हजार की नफरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बहुत आराम से 50-60 हजार लोगों को खत्म कर सकते हैं। और जिस तरह का ये सब्सटेंस उसके साथ में मिला के बनाते, और उसके अलावा राइसिन भी इस्तेमाल करने वाले थे, तो ये तो लाखों की तादाद में लोगों को खत्म कर सकते थे। ये मुझे कोई बहुत सरप्राइज नहीं होता कि अगर जिस तरह की, क्योंकि देखिए सिर्फ जहां धमाका हो रहा है वहां लोग नहीं मरते हैं, उसके अलावा भी जो अफरा तफरी मचती है, जो भगदड़ होती है, जो स्टैम्पीड होता है, और बहुत से लोग तो सिर्फ डर के मर जाते हैं, कुछ लोग हार्ट अटैक से सिर्फ वो देख के मर जाते हैं। ये हमला बहुत बड़ा हो सकता था। इसको कैरी करना बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ अगर डेटोनेटिंग के सामान मिला दिए जाए और कुछ इसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाए, तब ये बहुत मतलब ज्यादा मैं विध्वंसक ये हो कह सकता है। सकता हूं कि इतनी बड़ी नफरी, इतनी बड़ी संख्या आप 50,000 पर ले जा रही हैं, तबाही होती और कुछ नहीं होता। श्रुति दासगुप्ता, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। श्रुति जी, मैं आपसे ही यहां पर इस बात को जोड़ते हुए जानना चाहूंगा, डॉक्टर उमर जिनका वीडियो सामने आया, उस शख्स का जो उस गाड़ी में था i20 में जिसमें ब्लास्ट हुआ, वो कह रहा है कि ये शहीदों की कहानी है, ये फिदाइन हमला, ये बहुत बहुत बिरलों को नसीब होता है। दुनिया में लोग कहाँ मरते हैं उन्हें पता नहीं होता है, कहाँ मर जाएं। केवल एक फिदाइन हमला करने वाला जानता है कि वो कब, कहाँ, किस कॉज के लिए मरने जा रहा है। ये मैसेज और आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान का दुनिया के सामने ये कहना कि FATF जो भी कुछ उसके ऊपर कर रहा है अब उसको हटाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के साथ रिलेशंस ठीक हो गए हैं। पाकिस्तान गाजा में अपनी फोर्स भेजने की तैयारी कर रहा है, वो इंटरनेशनली काम कर रहा है, लिहाजा इन चीज़ों से उसको अलग रखना चाहिए। क्या हम यहाँ पर बता सकते हैं वर्ल्ड को कि जो लोग इतना ज़्यादा रेडिकलाइज कर सकते हैं वो यहाँ तक कर सकते हैं कि लोगों की मौत मामूली चीज़ है, और जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसमें देखे जाने की ज़रूरत तो है? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो उसके अंदर FATF ने ऑलरेडी अक्टूबर में उनको एक वार्निंग इशू कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको FATF के ग्रे लिस्ट से हटाया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ये टेरर फंडिंग जो कैंप्स चल रहे हैं, जो डिजिटल वॉलेट्स ऑफ टेरर जो हम देख रहे हैं, वो आप बिना डरे अब आप चला सकते हैं और आपको कोई दोबारा रोकेगा नहीं। तो एक वार्निंग ऑलरेडी वहाँ FATF की तरफ से जा चुकी है। वो चाहे अब ट्रम्प अपनी छतरी में उनको लेके घूम रहे हैं, लेकिन कब तक बचाएंगे? ट्रम्प तो अपना क्रिप्टो करेंसी का गेम वहाँ खेलना चाह रहे हैं, जो 15-20 बिलियन डॉलर्स का गेम चल रहा है, और वो वहाँ से अपना काला धन सही करना चाह रहे हैं, और अपना सारा अमेरिका का अपना खेल खेल रहा है उसके अंदर, पाकिस्तान को यूज़ करके। और ये जो
FATF वाला गेम है, ऑलरेडी उनको वार्निंग आ चुकी है, IMF की वार्निंग आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने कितने बिलियन डॉलर्स का तो उनका मैच ही नहीं हो रहा है। तो IMF कह रहा है कि पहले ये मैच करवाओ, नहीं तो अगला आपको लोन का इंस्टॉलमेंट नहीं किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसीज हैं वो आंख बंद करके बैठी हैं, पर शायद पाकिस्तान को एक थोड़ा लंबा वो ढील का एक रस्सी दे रही हैं जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसी ढील के रस्सी से वो लेकर बाकी लोगों को इस तरह की जिहादी मेंटालिटी की फांसी के फंदे में फांस के लटकाया जा रहा है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इंडिया के लिए कर रहे हैं हम ये सब कुछ, और आप इस्लाम के नाम पे कुर्बान हो रहे हैं। तो ये जो है मेंटालिटी अब ये खुल के आगे आ रही है। लोग कई बार बोलते हैं कि भाई इंडिया ने बोला था ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड है, तो अब शुरू क्यों नहीं हो रहा दोबारा से, जब जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है, जब दिख रहा है कि ये टेरर मॉड्यूल जो है सरहद पार से इंस्पायर किया गया है, वो इसीलिए नहीं आ रहा है इस वक्त आगे, क्योंकि हम पूरे पुख्ता सबूत के साथ पहुंचेंगे दुनिया के सामने और बोलेंगे अब आप इसको कैसे बचाएंगे। ये तो अब पुख्ता सबूत सामने आ रहे हैं जो हमें पता है कि ये हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी कैसे उनको जो फिनटेक इंडस्ट्री जिसको लेकर वो इतना शोर मचा रहे हैं, वो एक्चुअली टेरर मॉड्यूल है एक बहुत बड़ा, जिसके अंदर ये मसूद अजहर वगैरह जो हैं ये कम से कम 2 से 3 हज़ार अकाउंट्स यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ज़कात की पेमेंट जो है वो लेते हैं NGOs के द्वारा, और उसको फिर फटाफट बाद में कैश करके और उससे ये आगे टेरर मॉड्यूल चलाते हैं। इंडिया में नेपाल के थ्रू पैसा भिजवाते हैं, बांग्लादेश के थ्रू पैसा भिजवाते हैं कि ये इस तरह के आतंकी लोग जो हैं आगे जाके अपने कारनामों को अंजाम दे सके। तो दुनिया का ये जो ढील है ये इंडिया को भारी पड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर भगवान करे जल्दी शुरू हो दोबारा से, लेकिन पूरे सबूत होने के बाद, जिससे कल को कोई पलट के ये ना कह सके कि कहीं इलेक्शन चल रहा होगा, इसीलिए मोदी की सरकार ने पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी। कहीं इलेक्शन चल रहा होगा इसलिए मोदी की सरकार ने पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी। आरजू, पाकिस्तान में इस वक्त चल क्या रहा है? हम तो सारी चीज़ें आपके साथ खुले तौर पर साझा कर लेते हैं, लेकिन जब एक दो लोग इस तरीके के सामने निकल कर आते हैं जो कहते हैं कि दिल्ली से कश्मीर तक अगर आप फितना उल हिंदुस्तान करोगे तो हम आपके साथ ये सब करने से नहीं चूकेंगे, क्या आपको लगता है कि इसका खत्म होना हल है, या फिर आपको लगता है, एकदम फ्रैंकली मैं आपसे पूछ रहा हूं, कि वंस एंड फॉर ऑल ये पॉज नहीं, ये रिजल्ट ओरिएंटेड और चीजें खत्म हो? क्योंकि मैं इसको कहते हुए इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि हम 71 में भी देख चुके हैं, तब ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया था, बड़े बड़े बातें हुई थी कि चीजें अब सेटल डाउन हो जाएंगी, अब कुछ नहीं होगा, ये भी आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज ढाक के 3 पात हम वहीं हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें जोर से या अपनी कह लीजिए अपनी ताकत दिखाने के बजाय जो है थोड़ी सी अकल से काम लेना होगा, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान। अभी आप देख लीजिए कि जो एक ऑपरेशन सिंदूर आपने किया उसमें किसने क्या अचीव किया। मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगी कि इतने जहाज गिरा दिए उतने जहाज गिरा दिए जो हमारे यहाँ तमाशा चलता है, लेकिन हाँ, उससे हमारे लोगों को ये ज़रूर फ़ायदा हुआ है कि अपने रैंक लोगों ने बढ़ा लिए, वो कहीं से कहीं पहुंच गए, लोगों ने मेडल्स ले लिए, न जाने क्या कुछ हो गया। और इसलिए मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आर्टिकल अमेंडमेंट हो गया। यही देखिए कि हमने उसके बहाने जो है कि देखिए जी भारत हमारे ऊपर अटैक कर देगा, ये तो हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी भारत अटैक कर देगा, भारत हमें खा जाएगा, और ऐसे ही करते करते हमारा डिफेंस बजट बढ़ जाता है और कई दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, और उसमें जो है वो ऐसे लोगों का फ़ायदा हो जाता है जिसका आम पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है वो डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान खुद भी खैर अब तो भुगत रहा है, पहले तो सिर्फ कहने सुनने की बात थी, लेकिन अब तो भुगत ही रहे हैं। और अफगानिस्तान की तरफ से भी ट्रेड बंद हो गई है। यहाँ पर जो है वो आलू टमाटर के जो रेट चल रहे हैं वो ऐसे हैं कि शायद आप लोग उसमें गोल्ड खरीद लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर अब नहीं नहीं जो नहीं, है वो हमें अब गोल्ड काफी महंगा है। ये बात तो नहीं। आप लेकिन मुझे ये है कि पता है, हमें मुझे पता है, यकीनन उस मुझे तरफ पता है, आप सोचना तीनों चाहिए। लेडीज हैं, महिलाएं हैं, आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, लेकिन सोना तो महिलाओं की जबान पे आ ही जाता है।
बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मज़ीद हमें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अटैक करने के बजाय, जिसमें कि दोनों का ही नुकसान होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा नुकसान होगा और भारत का नहीं होगा। ज़ाहिर है पैसा लगता है लड़ने में भी। तो उसके बजाय कोई और तरीका होना चाहिए। पाकिस्तान खुद भी भुगत रहा है और पाकिस्तान एफएटीएफ की, जैसे आपने कहा कि दोबारा से तलवार हमारे सर के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को जो जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उनको एक बार सिंसियरली जो है वो खुदगर्ज होने के बजाय सिर्फ मुल्क का सोचना चाहिए और अपनी पॉलिसीज को ऐसा रखें जिससे कि आपके पड़ोसी जो है हमारे वो खुश रहें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भारत भी नाराज है, ईरान भी बात नहीं कर रहा, अफगानिस्तान भी नाराज है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हमारे अंदर है और हमें अपने अंदर देखना होगा कि कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं। और ऐसा ना देखने के पीछे वजह क्या, बहुत संक्षेप में? उसमें बहुत ही थोड़े से लोग हैं राजीव जिनका फायदा है, जिनका बिजनेस चल रहा है, वो बहुत थोड़े लोग हैं और शायद इसी वजह से इस चीज को वो जो है बढ़ावा देते हैं और किसी तरीके से खत्म नहीं होने दे रहे। चलिए, बात यहाँ पर ये है, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, अब मेरे पास वक्त कम है, बहुत छोटे में आपसे पूछूंगा एक कहानी सुनाते हुए। 1945 की बात है, इटली में एक इंडियन आर्मी का ऑफिसर पकड़ा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ही दौरान, जब खत्म हो रहा था, और उसको जेल में रहना पड़ा। जब वो छूटा और भारत आया, तब तक भारत बंटवारे का शिकार हो रहा था, टुकड़े हो रहे थे, वो पाकिस्तान चला गया। उसके बाद वो पाकिस्तान की आर्मी में रहा और बाद में उसका नाम निकल कर आया याह्या खान किज़लबश। और वो याह्या खान कौन था हम सभी जानते हैं, लेकिन उसी याह्या खान से जुड़ा हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, जिन्होंने कहा ब्लीड इंडिया इंडिया विद 1000 कट्स। बहुत संक्षेप में हिमांशी सिंह, ये वो लाइन है जो अभी तक दरार पैदा किए हुए है क्या? राजीव जी, एक किताब है क्रिस्टोफी जेफरलॉट की जिसका नाम है द पाकिस्तान पैराडॉक्स, इंस्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। अगर आप ये किताब का पहला पन्ना खोलेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से ये सोचते क्यों हैं। उसमें पहले ही रहता है कि पाकिस्तान जब अलग हुआ हिंदुस्तान से, तो उसने अपने सामने देखा भारत नाम का एक दैत्य, एक मॉन्स्टर। क्योंकि पाकिस्तान साइज में छोटा था, उसको सेना की टुकड़ियां कम मिली थी, तो भारत उसके लिए एक मॉन्स्टर की तरह था। और वही चीज इनको पीढ़ी दर पीढ़ी फीड की जाती रही है, क्योंकि ठीक है, अगर ठीक वहां है, पर ठीक है। हाँ, मेरे तो वही पास चीज समय कम है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान, आरजू, एक बच्चों की फिल्म है मॉन्स्टर को लेकर, वो देखेंगे तो बड़ा मॉन्स्टर से प्यार हो जाएगा, पाकिस्तान में दिखाई जानी चाहिए। मैं इससे पहले जाऊं, श्रुति, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, क्या यही जड़ में है? जल्दी से। जी बिल्कुल यही है। इसके यही तरीके से बार बार टेरर मॉड्यूल्स बनाए जा रहे हैं। रिसेंट प्लॉट चाहे आप देखें जो गुजरात में से पकड़ा गया था हैदराबाद के डॉक्टर की तरफ से, या आप ये मैडम सर्जन जिनका कोड नेम है शाहीन ठीक जी है की बात कर रही हूँ, या चाहे आप कश्मीर की तरफ मोड़ कर लें जो ड्रोन बनाने की तैयारी में थे, जी। सब एक ही मॉड्यूल के हिस्से हैं, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। चलिए, और ब्लीड अफसोस इंडिया, की बात का एक ब्लीड और इंडिया जवाब विद 1000 कट्स। लेकिन आरजू हमारे साथ हैं इस वक्त। आरजू कतई नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, और मेरे ख्याल से आरजू आप जैसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को चेंज करें, और बहुत सारे हमें भी ज़रूरत है। लेकिन भारत बड़े भाई की तरह चीज़ों को निभा रहा है, अभी हम घाव सह रहे हैं। उम्मीद है चीज़ें खत्म होंगी, लेकिन पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि अगर अनवारुल हक कहते हैं कि दिल्ली से कश्मीर तक यही होगा, चीज़ें जल्दी आसानी से ट्रैक पर शायद नहीं आने वाली।